नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात होगी हरक का भौकाल, मुंह खुला तो भूचाल। उत्तराखंड में मानसून की बारिश ने भले ही प्रदेश के तापमान में गिरावट ला दी हो, लेकिन पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता डॉक्टर हरक सिंह रावत के बयान ने राजनीतिक पारी को गरमा दिया है। हुआ यूं कि लंबे समय तक शांत रहे हरक सिंह रावत ईडी की 12 घंटे की पूछताछ के बाद मुखर होकर सामने आए हैं। अपने पुराने अंदाज में हरक ने कहा कि मेरा मुंह खुलवाया तो उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में भूचाल आ जाएगा। बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर मुझे लक्ष्य बना रहे हैं। बता दें कि पाखरो टाइगर सफारी मामले में हरक सिंह रावत ने ईडी से करीब 12.5 घंटे तक पूछताछ की थी और जिससे हरक सिंह रावत काफी नाराज हुए। उन्होंने केंद्र पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया और साथ ही उन्होंने दावा किया कि पाखरो टाइगर सफारी में भ्रष्टाचार किया गया है। अगर कोई भी जांच एजेंसी इसे साबित करेगी तो वो कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार है। और इतना ही नहीं, हरक सिंह रावत ने अपने बयान से हरीश रावत को भी निशाने पर ले लिया है। हरक सिंह रावत ने कहा कि हरीश रावत ने मुझे मंत्री पद पर रहते हुए प्रदेश हित में काम नहीं करने दिया। डेनिश नामक ब्रांड की शराब वो लेकर आए थे और बदनाम मैं हुआ। कुल मिलाकर हरक के बयान ने भाजपा कांग्रेस को असहज कर दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर वो कौन से राज है जो हरक ने दबाए हैं जिससे देश की राजनीति में भूचाल आ जाएगा। आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले एक नजर आज के इस खास रिपोर्ट पर डालिए। उत्तराखंड की सियासत में एक बार फिर हरक सिंह रावत की एंट्री हो गई है। लंबे समय तक शांत रहे हरक सिंह रावत ईडी की 12 घंटे की पूछताछ के बाद मुखर हो गए हैं। अपने पुराने अंदाज में हरक ने कहा कि मेरा मुंह खुलवाया तो उत्तराखंड ही नहीं देश की राजनीति में भूचाल आएगा। बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर मुझे लक्ष्य बना रहे हैं। बता दें कि पाखरो टाइगर सफारी मामले में हरक सिंह रावत से ईडी ने करीब 12.5 घंटे तक पूछताछ की थी, जिससे हरक सिंह रावत काफी नाराज हुए हैं। उन्होंने केंद्र पर 5 एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि पाखरो टाइगर सफारी में भी भ्रष्टाचार नहीं किया गया है। अगर कोई भी जांच एजेंसी इसे साबित करेगी तो वे कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर मेरे को लक्ष्य बना रहे हैं। मैं आज फिर कह रहा हूं, जिनके घर कांच के हों उनके दूसरों घर पे पत्थर नहीं डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए। मेरा मुंह को खुलवाने के लिए मेरा मुंह खुलवाया जाएगा। इस उत्तराखंड की राजनीति में नहीं, देश की राजनीति में भूचाल आ जाएगा। मैं शांत हूं। जिनके घर कांच के होते हैं ना, उनको पत्थर नहीं डालने चाहिए। अगर किसी ने तुम्हारे घर पे पत्थर डाल दिया, क्या करेगी उस दिन ईडी, क्या करेगी उस दिन सीबीआई? या तो खुद का दामन साफ हो किसी का, तब बोलो ना। सिंह रावत जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे और जिस मामले में उन पर ईडी और सीबीआई की जांच चल रही है वो शासन के दौरान के ही हैं, लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी को उनमें कोई भ्रष्टाचारी नजर नहीं आया। जैसे ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से रिजाइन किया और उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा तो भाजपा को उनमें भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। ईडी और सीबीआई की लगातार उन पे जांच चल रही है और जब भी ईडी और सीबीआई ने उनको जांच के लिए बुलाया, वो निश्चित तौर पर उनके सामने शामिल हुए, उनके सभी सवालों के जवाब भी दिए हैं। और कांग्रेस पार्टी वैसे भी जो है देश के संविधान और कानून का हमेशा से पालन करती रही है। तरीके से आप देखकर वो समय समय पर कहते हैं कि उनकी जिम्मेदारी के साथ जो अब ये जो उन्होंने बोला बंद करके बोला या खोल के बोला? सर वो भी ये भी कह रहे हैं कि मेरे कामों से उस समय जलते थे मुख्यमंत्री जी, इसलिए ये सब मुझे नहीं पता कि मैं जलता था। मैं तो आपके सामने साबुत खड़ा हूँ। 4 किलो मेरा वजन और बढ़ गया है। लेकिन सर ये भूचाल वाली बात क्या है, लगता है कि कोई ऐसा इलीगल काम हुआ है उस टाइम? उत्तराखंड तो पूरे ही भूकंप जोन है पूरा। यहाँ पर कई फॉल्ट्स हैं, कई एमएसपी हैं यहाँ पर। ये तो हमेशा है।
देहरादून तो जोन 5 में आता है। धन्यवाद। आपको बता दें कि हर सिंह रावत के भाजपा सरकार में वन मंत्री रहने के दौरान कॉर्बेट नेशनल पार्क की पाखरो रेंज में 163 पेड़ काटने की अनुमति लेकर 6000 से अधिक पेड़ कटवाने के आरोप है कि टाइगर रिजर्व फाउंडेशन में गड़बड़ी करवाते हुए फर्जी दस्तावेज बनाकर गलत तरीके से फंड खर्च कर दिया गया। कैंपा के करोड़ों पेड़ के फंड में भी खेल का आरोप है। वहीं इस जांच को लेकर एक तरफ जहां हर सिंह रावत ने भाजपा पर निशाना साधा है, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने अपने बयान से कांग्रेस की भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल हर सिंह रावत ने कहा, हरीश रावत ने मुझे मंत्री पद पर रहते हुए प्रदेश हित में काम नहीं करने दिया। डेनिस नामक ब्रांड की शराब वे लेकर आए थे और बदनाम मैं हुआ। हर के इस बयान के बाद भाजपा और कांग्रेस असहज नजर आ रहे हैं। मैं एक चीज कह रहा हूं कि भाजपा की सरकार तो हरिद्वार में खोल चुकी है शराब की दुकानें, ऋषिकेश में खोल चुकी है, बद्रीनाथ के अंदर खोल चुकी है। उनसे तो पूछे कि शराब का इतना बड़ा कारोबार जो भाजपा चला रही है, जो मोबाइल वैन से घर घर शराब पहुंचाने का काम कर रही है, तो पहले सरकार से ये सवाल पूछा जाए कि जो देवभूमि में आप एक तरफ तो नशा मुक्ति की योजनाएं चला रहे, दूसरी तरफ घर घर मोबाइल वैन से शराब ले जाने का काम चला कर रहे। सरकार को पूछे कि कौन सी योजना है आपकी। देखिए, ये क्योंकि कांग्रेस के अपना नीतिगत मामला है, वो किसके ऊपर क्या छींटाकशी करती हैं, ये उनका अपना निजी प्रकरण है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जो वहां पर वरिष्ठ नेता हैं वो भी, और जो दूसरे हरीश रावत जी या हरक सिंह जी हैं, दोनों एक दूसरे में जो गुत्थम गुत्था एक कांग्रेस के अंदर चलती है, जो एक दूसरे के ऊपर गेंद फेंकने का काम किया जाता है, आरोप लगाने का काम किया जाता है, तो ये उनका एक पुराना जो है करने का, जो एक दूसरे के ऊपर आरोप राजनीति में फेलियर साबित हुए हैं, तो दोनों ही इस प्रदेश के अंदर दोबारा स्थापित होने की कोशिश कर रहे हैं। और जब काम करते हैं कि डेनिस के प्रकरण को मैं समझता हूं कि अब उठाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हरक सिंह जी ने कहा कि डेनिस, अब देखिए मैं इस बारे में क्या कहूँ, मंत्रिपरिषद में तो मैं भी था, मंडी के माध्यम से डेनिस जो शराब थी वो बिकेगी, और अगर इसमें हरक सिंह जी को जानकारी नहीं थी तो हरक सिंह जी बता सकते हैं या हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रावत जी बता सकते हैं कि वास्तविकता क्या है। लेकिन ये सही बात है कि मंडी के माध्यम से उसको बेचा जा रहा था, तो उसमें मैं समझता हूँ कि एक निर्णय जो लिया वो सामूहिक निर्णय था, वो कोई निर्णय एक व्यक्ति का नहीं था, वो कैबिनेट का निर्णय था। अब कैबिनेट का अगर निर्णय हो तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए तो सामूहिक जिम्मेदारी होती है, एक व्यक्ति की जिम्मेदारी तो हम जो है नहीं कह सकते कि एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। कुल मिलाकर हर सिंह रावत ने अपने बयान से भाजपा और कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो कौन से राज है जो हर्क ने दबाए हुए हैं। आखिर क्यों हर सिंह रावत कांग्रेस में रहकर अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत को घेर रहे हैं। सवाल भी है कि क्या हर सिंह रावत के पुत्र वधू अनुकृति गोसाई के बाद अब क्या हर सिंह रावत भी भाजपा में वापसी कर सकते हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधा जम्मू लेकर चलते हैं, जहां पर अमित शाह पहुंचे हुए हैं और संकल्प पत्र जारी करने के लिए यहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। थोड़ी ही देर में जारी करेंगे संकल्प पत्र। गृह मंत्री अमित शाह का यहाँ पर आगमन हुआ है। चल रहा है, सही चल रहा है।
देवभूमि के दंगल में आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि आखिर हरक सिंह रावत के इस बयान के क्या मायने हैं। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ चुके हैं। लक्ष्मी अग्रवाल जी हमारे साथ में हैं, प्रदेश प्रवक्ता है बीजेपी की ओर से। गिरिराज किशोर हिंदवान जी हमारे साथ में हैं, प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की ओर से। और पेचे थपलियाल जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ नेता यूकेडी की ओर से। और हमारे साथ में मनोज ध्यानी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। एक और मेहमान हमारे साथ में अभी जुड़ेंगे, प्रसाद जी। खैर, अपनी चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बीजेपी से शुरुआत करेंगे। लक्ष्मी अग्रवाल जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता। बहुत स्वागत है आपका भी। लक्ष्मी जी, हरक सिंह रावत का बयान सामने आया है, क्या माना जाए? क्योंकि जिस तरीके से पहले बीजेपी ने उनके साथ किया, उनको पार्टी से निकाला, लेकिन अब बयानबाजियों से तो ऐसा लग रहा है कि अपनी बहु अनुकृति के बाद वो भी बीजेपी में वापसी कर सकते हैं। ऐसे कुछ आसार बीजेपी के इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए गरिमा जी, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि ये हरक सिंह जी का कोई पहला मामला नहीं। वो अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में बने रहते हैं। और जहां तक रही कांग्रेस पार्टी की बात, आप देखिए कि कई बार कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो आपस में सिर फुटबॉल बयानबाजी आपस में करते रहते हैं। और कई मंचों पे हम सब ने उनको देखा भी है कि किस तरह से सिर फुटबॉल होती है और गेंद एक दूसरे के पाले में डाली जाती है। यहाँ पर वो खुलेआम जिस तरह से वो कह रहे हैं कि मुझे मुख्यमंत्री रहते हुए और मैं मंत्री पद मेरे पास था और मुझे मुख्यमंत्री जी हरीश रावत जी ने कुछ काम उस समय नहीं करने दिया, तो ये कहीं ना कहीं उनकी पीड़ा को दिखा रहा है, दर्शा रहा है कि जिस तरह से उस समय एक डैनिश प्रदेश, इस प्रदेश की जो छवि थी, हम अगर उत्तराखंड वासी किसी अन्य प्रदेशों में जाता तो सब लोग कहते थे कि डैनिश प्रदेश से ये लोग आए। तो जिस तरह से देवभूमि की छवि को खराब करने का काम उस तरह से कांग्रेस पार्टी में रह के जिस तरह से हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये चीज दर्शाता है कि जो कांग्रेस के लोग हैं उनको सिर्फ अपने जो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनको इस प्रदेश की ना इस प्रदेश की छवि से कुछ लेना देना है, न यहाँ जनता की मुद्दों से कुछ लेना देना है। अब चूंकि कांग्रेस के पास कुछ मुद्दे नहीं है जनता के, तो कहीं ना कहीं अब विपक्ष में है, कुछ ना कुछ सिगुफा तो उनको छोड़ना है और कुछ ना कुछ कहना है। और हम तो कहते हैं, हम तो स्वागत करते हैं, हम तो कहते हैं कि ऐसी कौन सी मजबूरी है, ऐसी कौन सी लाचारी है जो अभी तक हरक सिंह जी अपना मुंह सिए हुए हैं। अरे भाई, डरे वो जिनके दामन में दाग है, जो पाक साफ है उनको काहे का डर। तो हम तो कहते हैं कि आप अपना मुंह खोलिए, ताकि अपना मुंह खोल के पता तो चले जिन मुखौटे हैं, जो नकाब लोगों के चेहरों पे है, वो कम से कम सबके सामने आए। तो हम तो स्वागत करते हैं कि कम से कम उनको ये बताना चाहिए कि तो भाजपा को कोई डर नहीं, ना ये भाजपा पे, वो अपनी पार्टी के अंदर रहते हुए जो नेता हैं उन पे वो कटाक्ष कर रहे हैं और निश्चित रूप से उनकी पीड़ा को दर्शा रहा है। और उनको बिल्कुल हम तो स्वागत करते हैं, उनको अपना मुंह खोलना चाहिए। भाई, इतने साल हो गए, इतने टाइम से वो कह रहे हैं कि मेरा इतने टाइम से पे ये केस चल रहा है, सब चल रहा है, तो अब आके वो कह रहे हैं कि मैं अपना मुंह खोलूंगा तो भूचाल आ जाएगा। तो पता तो चले इस प्रदेश की जनता को कि वो कौन से राज उन्होंने अपने सीने में दफनाए हुए हैं। और ये तो हरक सिंह रावत जी और हरीश रावत जी आपस में जाने कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, ये उनका अपना मामला है। लेकिन कम से कम इस प्रदेश की जनता को आईना बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, साफ होना चाहिए, वो छवि दिखनी चाहिए जो लोग अपना चेहरा ढके हुए हैं। ठीक है, यानी बीजेपी को डर नहीं है फिलहाल। चलिए ठीक है। गिरिराज किशोर हिंदवान जी हमारे साथ में है, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका भी। सर, बड़ी बात है ना कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी पार्टी में रहते हुए ही आपको पता है कि अपनी पार्टी के नेताओं को ही घेर लिया है, तो ये क्या कुछ कह रहा है? हरीश रावत को भी वो लपेटे में लेते हुए नजर आए। देखिए गरिमा जी, इस समय डॉक्टर हरक सिंह रावत के खिलाफ जो ईडी की जांच चल रही है, इसमें मैं दो बातें पहले आपके बीच में रखना चाहूंगा। एक तो भाजपा की इंटेंशन और दूसरा समय की जो अनुकूलता है। सुनिएगा, 22 अगस्त को हमारे यशस्वी प्रेसिडेंट करण महाराज जी के नेतृत्व में एक प्रदर्शन जो है ईडी के खिलाफ, जो है ईडी के दफ्तर का घेराव जो होना था, उसमें एक प्रदर्शन जो है करण महाराज जी के नेतृत्व में जो है विशाल जन सैलाब को लिए हुए आहूत होता है। सुनिएगा, ईडी दफ्तर का घेराव होता है, एक जनसभा का रूप वहां पे ले लिया जाता है, उसमें टॉप लीडरशिप जो है उनमें से एक भाषण डॉक्टर हरक सिंह रावत का होता है, जो गरिमा जी 80% जो भाषण का अंश होता है डॉक्टर हरक सिंह रावत का, वो ईडी का जो दुरुपयोग इस समय सरकार कर रही है, केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, उसके विरुद्ध होता है। इसके बाद की जो इंटेंशन है, सुनिएगा, 22 तारीख की
आउट किया हुआ एक प्रदर्शन होता है यशस्वी अध्यक्ष हमारे जो करण महाराज जी के नेतृत्व में। 6 और 7 दिन के अंदर समन उनको ईडी का चला जाता है। समय की जो अनुकूलता, इंटेंशन तो है ही खराब इनकी, इंटेंशन को बुरी इंटेंशन के साथ चलती हुई तो सरकार दिख ही रही है राज्य में, लेकिन साथ में समय की जो अनुकूलता जो बता रहा हूं, जिसको जो विजिबल है, कॉमन मैन जो वास कर रहा है उत्तराखंड में, वो भी समझ रहा है इस बात। ठीक है गिरिराज जी, आपको माफी के साथ यहाँ पर रोक रहे हैं, वापस लौटेंगे, आपकी पूरी बात को सुनेंगे। उससे पहले जम्मू से हम तस्वीरें दिखाते हैं एक बार, जहां पर संकल्प पत्र जारी करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। जम्मू से तस्वीरें। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान रैना जी, उनके नेतृत्व में बैठे हुए सारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, हमारे चुनाव प्रभारीगण, और आज 2024 जम्मू कश्मीर चुनाव के भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र के विमोचन के समय उपस्थित सभी पत्रकार, छायाकार, बंधु भगिनीगण, आप सभी का भारतीय जनता पार्टी की इस प्रेस वार्ता में मैं स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा आप सभी जानते हैं, आजादी के समय से हमारी पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर का ये भूभाग बहुत महत्वपूर्ण रहा है और आजादी के समय से ही हमने इस भूभाग को हमेशा भारत के साथ जोड़े रखने के लिए बहुत प्रयास किए। पंडित प्रेमनाथ डोगरा के आंदोलन से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत तक ये पूरा संघर्ष पहले भारतीय जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया, क्योंकि हमारी पार्टी मानती है कि जम्मू कश्मीर हमेशा से भारत का हिस्सा है और रहेगा, इसमें कभी कोई संशय नहीं रहा। मगर कई साल हो गए, 2014 तक जम्मू कश्मीर पर हमेशा अलगाववाद की परछाई रही, आतंकवाद की परछाई रही। अलग अलग स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर जम्मू कश्मीर को अस्थिर करते रहे और सभी सरकारों ने एक प्रकार से अपीसमेंट की पॉलिसी से जम्मू कश्मीर को डील किया। 2014 से लेकर 2024 का ये कालखंड, जब भी जम्मू कश्मीर और भारत का इतिहास लिखा जाएगा, जम्मू कश्मीर के लिए स्वर्णिम अक्षरों से अंकित किया जाएगा, ऐसा मेरा बहुत स्पष्ट मानना है। ये 10 साल जम्मू कश्मीर के लिए शांति और विकास के 10 साल रहे हैं, सुशासन के 10 साल रहे हैं। ये 10 साल में मैक्सिमम टेररिज्म की जगह मैक्सिमम टूरिज्म पर शिफ्ट हुआ है। ये 10 साल सुख और समृद्धि का रास्ता प्रशस्त करने वाले रहे हैं और ये 10 साल जम्मू कश्मीर के मूल बासिंदों की संस्कृति को ताकत देने वाले ये 10 साल। तो गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे जम्मू से तस्वीरें, जहां पर संकल्प पत्र जारी करने के लिए पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह की ओर से हम बातें कही गई। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आगे बढ़ेंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे थे हरक सिंह रावत के बयान को लेकर। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं गिरिराज किशोर हिंदवान जी को हम सुन रहे थे। गिरिराज जी, अपनी बात को आप पूरा कर सकते हैं। क्यों आखिर हरक सिंह रावत के सामने आज ऐसी स्थिति हुई कि हरक सिंह रावत को ये करना पड़ रहा है, और ऐसे कौन से राज हैं उनके मन में दफन जो वो बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बयान के बाद से सियासत देखिए कितनी तेज हो गई है। देखिए गरिमा जी, मैंने 2 चीजें आपके बीच में रख ली है। इंटेंशन भी रख ली है भाजपा की और साथ ही साथ मैंने समय जो उन्होंने चुना, क्योंकि जब भी विपक्ष
इनके खिलाफ कोई किसी मुद्दे पे कुछ बोलता है सरकार के खिलाफ, तो इनके जो हथियार हैं वो दो हैं, ईडी और सीबीआई। और उसमें सुनिएगा, उसमें जो टारगेट ये बनाते हैं विपक्ष के नेताओं को बनाते हैं। ये कॉमन मैन भी इस बात को जान चुका है, पूरे हिंदुस्तान में जो वास कर रहा है, एक कॉमन मैन, एक आम आदमी। अब जो स्थितियां हैं सुनिएगा, जो स्थितियां हैं, अगर उन्होंने बोला है कि भूचाल आ जाएगा, तो गरिमा जी ये तो निश्चित है कि डॉक्टर हरक सिंह रावत भाजपा में रहे, उनके पास पूरी कुंडली इनकी है, सुनिएगा, भाजपा की। दूसरी बात गरिमा जी, एक बात मैं रखना चाहूंगा, जो आज बात जो है ईडी जो समन पे समन उनको दिए जा रही है, जांच अपनी जगह ठीक है, जांच हो, वो स्वयं में कह रहे हैं कि जांच में अगर मैं दोषी पाया जाता हूं तो मुझे सजा मिले। आज स्वयं देखिए इस चीज को, डॉक्टर हरक सिंह रावत इस बात को रिपीट कर रहे हैं, लगातार बोल भी रहे। और एक बात मैं और रखना चाहूंगा जो मेरी नॉलेज में है कि पाखरों में जो टाइगर सफारी और एक म्यूजियम उसमें जो बनना था, 106 एकड़ जमीन उसमें अलॉट हुई थी, वन भूमि जो है जिसमें काम होना था, उसमें म्यूजियम जो बनना था 16 एकड़ में बनना था। उसमें छपान हुआ होगा, कटान हुआ होगा, उसमें अधिकारीगण भी शामिल रहे होंगे। और सुनिएगा, कैंपा को लगभग 1,90,00,000 रुपए कैंपा को भी गया उस पीरियड में। जो भी बायोलॉजी के हिसाब से जो चीजें होती हैं, जो भी प्रोसेस होता है, वो हुआ। अब आज डॉक्टर हरक सिंह रावत अगर ये वाकई सरकार के सामने बात रख रहे हैं भाई कि अगर मैं कहीं गलत हूं, दोषी पाया जाता हूं तो सजा मिले, लेकिन आप इस तरह से निशाना बनाना, एक राजनीति में, एक पॉलिटिकली एक इस तरह का माहौल क्रिएट करना भाजपा जो करती है। आज 2-2 बाय इलेक्शन ये लोग गरिमा जी हार चुके हैं, सुनिएगा, सरकार शासित है प्रदेश में। ये मिथक था ये चुनाव की 2 असेंबलीज हार जाते हैं बाय इलेक्शन। आप स्वयं सोचिए, अगर ये हारे हैं 2 बाय इलेक्शन, बद्रीनाथ जी और मंगलौर, तो इशारा किस तरफ जाता है? उत्तराखंड का जनमानस इनके झूठ को, छल को, छद्म को समझ चुका है। सुनिएगा, आज जो स्थितियां हैं, पूरे समूचे पर्वतीय क्षेत्र के विकास शून्य प्रदेश हो चुका है। आज महिला अपराध में गरिमा जी 9 राज्यों में प्रथम पायदान पे बीजेपी ला चुकी है इस प्रदेश को। महिला अपराध में उत्तराखंड इस समय जननी बन चुका है। यह इनकी उपलब्धि है। सुनिएगा, इनके नेतागण, अंकिता भंडारी का जो उस बच्ची का बलात्कार हुआ था, उसके बाद उसकी निर्मम हत्या हुई थी, उसमें इनके नेतागण शामिल हैं। ये आज तक उस वीआईपी का नाम नहीं बता रहे। सुनिएगा, सल्ट में भी जो घटना हुई है, सल्ट में जो घटना हुई है और जितनी भी घटनाएं हुई है, उसमें कहीं ना कहीं इनके लोग भी कहीं ना कहीं शामिल है। सुनिएगा, उसमें कोई जांच नहीं है, उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि अंकिता भंडारी के मां बाप आज वाकई दर की ठोकर खा रहे हैं। ये सरकार गरिमा जी अपनी संवेदनशीलता, इमोशंस, अपने जो सेंटिमेंट्स लिए हुए इनको पूरे पर्वतीय क्षेत्र में या पूरे उत्तराखंड में जितने लोग वास कर रहे हैं उनके बीच में होना चाहिए था। आज ये संवेदनहीन जो है सरकार हो चुकी है, अपनी संवेदनशीलता खो चुकी है। ये स्थितियां हैं इस समय प्रदेश की गरिमा। ठीक है, ठीक है। निश्चित रूप से विपक्ष जो है आवाज उठाएगा, विपक्ष बोलेगा। बिल्कुल बोले विपक्ष, बिल्कुल बोले, विपक्ष को बोलना चाहिए। और मुझे लगता है मुद्दा ये नहीं है कि विपक्ष बोले या ना बोले, लेकिन विपक्ष आमतौर पर तो यही होता है कि विपक्ष सत्ता पक्ष के लिए बोलता आया है, लेकिन अब विपक्ष के नेता विपक्ष के लिए ही बोलेंगे। तो सर पहले आप अपनी लड़ाई निपट लीजिए, उसके बाद आइएगा, फिर बीजेपी से लड़िएगा। गरिमा जी, हाँ गरिमा जी, एक मिनट में और एक लेना चाहूंगा आपका। जल्दी से जब तक भाजपा में डॉक्टर हरक सिंह रावत मंत्री होते हैं, सुनिएगा, इनका पूरा मुख्यमंत्री, पूरे जितने भी कैबिनेट के मंत्री जितने भी हुआ करते थे उस पीरियड में, ये शेरे गढ़वाल बोल के उनका वेलकम करते थे। सुनिएगा, डॉक्टर हरक सिंह रावत आ गए, शेरे गढ़वाल। आज जो स्थितियां इन्होंने बना रखी हैं, जब ये आपके पास थे तब कुछ नहीं, तब पाक साफ थे। अब जब बाहर आए तो आपने परेशानी की, उनके साथ ऐसी सिचुएशन इन्होंने क्रिएट कर दिया डॉक्टर हरक सिंह रावत के साथ कि वाकई परेशानी की मुद्रा में आएगा एक व्यक्ति जो है। अगर आप इतना परेशान उनको करेंगे और सामने से वो कह रहे हैं कि आप वाकई जांच के लिए मैं तैयार हूं भाई, आप ट्रांसपेरेंसी उसमें लाइए जांच में। अच्छा ठीक है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और मैं अगर कहीं गलत हूं तो मुझे सजा मिले। सुनिएगा,
देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हरक सिंह रावत बहुत अच्छे थे बीजेपी के लिए जब इनके पास थे, लेकिन अभी कांग्रेस के लिए तो कांग्रेसियों के लिए अच्छे क्यों नहीं है सर? बीजेपी को आप छोड़ दीजिए ना, बीजेपी ने हरक सिंह रावत के साथ क्या किया वो तो आप भी जानते हैं, वो जग जाहिर है। हरक सिंह रावत भी बेहतर से जानते हैं, उस दौरान भी बहुत से बयान आए थे। लेकिन अभी हरीश रावत को क्यों टारगेट पे ले रहे हैं, हरीश रावत को क्यों घेर रहे हैं, ये चिंतन का विषय है फिलहाल कांग्रेस के लिए। उस पर ज्यादा बोलेंगे तो अच्छा होगा। चलिए, मैं आऊंगी आपके पास। देखिए, अब और मेहमान हैं, उनको जोड़ लेते हैं, उसके बाद लौटेंगे। अब दूसरे सवाल पर आप इसका जवाब दीजिएगा। हमारे साथ में वरिष्ठ यूकेडी के नेता हैं थपलियाल साहब, उनको जोड़ लेते हैं जल्दी से। थपलियाल साहब, ये क्या चल रहा है? विपक्षी अब विपक्षों के लिए ही भारी पड़ रहे हैं, और हरक सिंह रावत के मन में ऐसे कौन से राज दफन है जो ये कह रहे हैं कि अगर मेरा मुंह खुला तो उत्तराखंड नहीं देश की राजनीति में भूचाल आ जाएगा? आखिर ऐसे कौन से राज है? और वैसे भी हरक का राजनीति में नाम या काम हम सब ने देखा है किस तरीके का रहा है। नहीं, राज तो हैं, उनके पास राज हैं जिनका संकेत हम बहुत समय पहले ले चुके हैं। अच्छा, किसके प्रति ज्यादा, सॉरी मैं आपको टोक रही हूँ, ये क्योंकि दोनों पार्टियों में बीजेपी कांग्रेस दोनों से नाता है हरक सिंह रावत का, तो कौन अभी असहज, क्योंकि दोनों असहज हो रहे हैं, तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर मुंह खुला अगर हरक सिंह रावत का तो ज्यादा अनकंफर्टेबल कौन होने वाला है? देखो, मुंह खुलेगा नहीं, क्योंकि भाजपा अनकंफर्टेबल होने वाली है अगर उनका मुंह खुल गया। अगर आपको जरा सा भी याद हो पहले कि महामहिम महाराष्ट्र के थे कोश्यारी जी, और जब अंकिता हत्याकांड की आग उत्तराखंड में भड़की थी, तो उस समय वे भागते हुए सीधा सीधा हरक सिंह के घर गए थे। एक सवाल है, महामहिम ने सारी जो मान्यताएं होती उनको तोड़ते हुए और सीधा उनका कफिला सीधा हरक सिंह के घर गया, डिफेंस कॉलोनी। हरक सिंह ने कहा कि भाई अब मैं कुछ नहीं, अब उमेश कुमार हमारे चेला नहीं रहा, क्योंकि उमेश कुमार इनका बहुत बड़ा साथी था जब सरकार को डिसरेस्पेक्ट किया गया हरीश रावत को। अब सीधा सीधा महामहिम रुड़की जाते हैं उमेश कुमार के पास। देखिए आप, सारी मान्यताएं तोड़ते हुए। मैं केवल एक झलकी दे रहा हूं, इसमें मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। इसके बाद मैं जो हरक सिंह का जो चरित्र 30 साल से मेरा एसोसिएट में हूं हरक सिंह रावत की, क्योंकि जब 1995 में ये भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के आए थे, उस समय ये सीधा हमारे साथ जुड़े थे संघर्ष मोर्चा में। हमने पौड़ी में बहुत बड़ा सम्मेलन किया था, और ये तुरंत 6 महीने बाद ही हमारे साथ से जप करके जनता दल में, फिर ये बसप कहां नहीं गए, भगवान मालिक है। ये उछल कूद मचाने वाला नेता उत्तराखंड का खांटी नेता कहलाता था कभी, लेकिन जैनी हत्याकांड में जो जैनी प्रकरण हुआ था यहाँ पे, उस जैनी प्रकरण में जिस तरह से ये उलझा था, उस उलझन को भी जिस नेता ने पार कर दिया हो, तो निश्चित रूप से ये खिलाड़ी तो है। क्योंकि आज जिस स्थिति में पाथरों में ये फंसा हुआ है, और वो दहाड़ दहाड़ के आगाह कर रहा है उन लोगों को कि ये यही नहीं, पूरी दिल्ली की सत्ता तक हिलेगी। दिल्ली में कांग्रेस की सत्ता नहीं है, ये सीधा सीधा इसका इंडिकेशन भारतीय जनता पार्टी को है, और अटैक कर रहा है कांग्रेस के हरीश रावत को। क्योंकि हरीश जब ये भाजपा में जब एक मंत्री रहे, और इन्होंने पूरी साइकिलें सड़ा दी, मशीनें इन्होंने अपनी बहू के माध्यम से कई मतलब हमेशा इनका कार्यकाल हमेशा प्रश्न चिन्हों में रहा है। ये व्यक्ति जब हरीश रावत के साथ मंत्री था और इसके पास सैन्य कल्याण मंत्री था, इसने उस समय हम सैनिकों के पेट में लात मारी थी, और इसने उपनर को सीधा सीधा जो भर्तियां पूर्व सैनिकों की होती थी, इसने सबके लिए खोल दी। इसने उसके फंड को जो खेला, वो मैं उसका साक्षी। उसके बाद इसको जब छोड़ के जाना पड़ा, ये कह रहा है कि हरीश रावत ने काम नहीं करने दिया। ये झूठ है। ये झूठ क्यों है? क्योंकि इसको कोई भी आदमी लगाम नहीं लगा सकता। आज जो ये केवल डेनिस की बात कर रहा है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उछल रहे हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, इस समय तो हजारों डेनिस है इस उत्तराखंड में। इस देवभूमि में 6 करोड़ की शराब सतपुली में पहुंच जाती है, उसके ऊपर कोई सवाल खड़े नहीं करता। ये खांटी नेता उस डेनिस पे सवाल करता है, जो एक उत्तराखंड के व्यापारी का ब्रांड था, उत्तराखंड के प्रोडक्ट था डेनिस, और उसको प्रमोट लेकिन किया। हरक सिंह रावत तो खुलकर कह रहे हैं कि हरीश रावत लेकर आए थे और मेरा नाम उसमें शामिल किया गया। देखिए मैडम,
शराब माफियों का खुला खेल तो अभी हमने ऋषिकेश में देखा, जहां उन्होंने एक पत्रकार पे उसको मारते मारते मतलब उसकी जानलेवा हमला उस पे किया। आज सब देख रहे हैं। इस पे भाजपा नहीं मचलती, ये मचलती है उस डेनिस पे। तो मैं कहना चाहता हूं कि हरक सिंह रावत अब शीघ्र आपको बीजेपी में जाते हुए नजर आएगा, क्योंकि बीजेपी में वो जो इसने उनको डराया है, वो डर आखिर तक पहुंच गया है, क्योंकि आसान नहीं है। ठीक है, आपने देखिए दूरदृष्टि के हिसाब से चीजें बताइए कि अब आगे क्या होने वाला है। ये जो बयानबाजियां हो रही हैं किस लिहाज से हो रही है, क्योंकि राजनीति में कोई भी यूं ही कोई बयान नहीं देता, ये बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है थपलियाल साहब, आपके पास लौटेंगे और मेहमानों को जोड़ लेते हैं। राजनीतिक विश्लेषक मनोज ध्यानी जी हमारे साथ में हैं और शिव प्रसाद सेमवाल जी भी जुड़ चुके हैं। उनके ध्यानी जी को सुन लेते हैं, उसके बाद जाएंगे शिव प्रसाद जी के पास में। ध्यानी जी, ये क्या चल रहा है? राजनीति में बयान यूं ही नहीं दिए जाते। अभी थपलियाल साहब ने एक अंदेशा जताया कि आगे क्या होने वाला है। हरक सिंह रावत ने अगर ये कहा तो क्या अब अपनी बहू के बाद वो भी बीजेपी में जा सकते हैं? और बीजेपी जिसने खुद निष्कासित किया था, आखिर कैसे हरक सिंह रावत को अब एक्सेप्ट करेगी? ये बड़ी बात होगी। अगर जैसा थपलियाल साहब कह रहे हैं सच होता है तो बीजेपी के लिए भी कोई आसान स्थिति नहीं होगी, और अगर हो भी रहा है तो विपक्ष को एक बार फिर से मौका मिल जाएगा कि हरक सिंह रावत के मन में राज दफन है। यही वजह है कि बीजेपी बैकफुट पर आकर हरक सिंह रावत को स्वीकार कर रही है। देखिए गरिमा जी, जो भी आदरणीय थपलियाल जी ने बहुत मतलब आप ये समझिए कि इस पूरी जो बहस है उसकी जड़ कहाँ पे है वहां पर पहुंचा दिया है। बिल्कुल। और उसके बाद बहुत कुछ कहने के लिए रहता है नहीं। और मैं आपको बताऊं कि इस प्रदेश के अंदर ये बड़ी दुर्भाग्य की स्थिति है कि हम विपक्ष और पक्ष दोनों के बीच में राज्य के जो अहम मुद्दे हैं उसके ऊपर चर्चा ना होते हुए इस बात पर चर्चा कर रहे हैं जो बहुत पहले की घटना है। और मैं जिस प्रकार से हमारा जो आयाम है, आध्यात्मिक आयाम है, मैं तो ये कहता हूं कि सत्यता आनी चाहिए, सामने आनी चाहिए, जनता को मालूम होना चाहिए, जनता को जागरूक होना चाहिए विषय पे। और कोई नेता मुंह खोले तो उसे खोल देना चाहिए ताकि पता लगे कि जैसे आदरणीय अग्रवाल जी बोल रही थी, पता तो लगे कि सच है क्या, व्हाट इज द ट्रूथ। तो सत्यता क्या है ये कम से कम सामने आए। और अगर नहीं आप मुंह खोलते तो इसका मतलब इस प्रदेश के अंदर, जो कि हम सब जानते हैं, आदरणीय थपलियाल जी ने बहुत बड़ा इशारा किया उसके अंदर और कांग्रेस प्रवक्ता भी उस पर कुछ बोले हैं। तो इस प्रदेश के भीतर जनता जो देख रही है वो सच नहीं, ये एक पर्दा है और पर्दे के पीछे के खेल कुछ और है और जनता के सामने जो आता है वो कुछ और है। जनता को सब्जबाग दिखाए जाते हैं लेकिन सत्यता वो है नहीं। इस प्रदेश के अंदर बहुत सारी गड़बड़ियां हुई, खुली है परतें। विधानसभाओं के बीच में जो भर्तियां मनमाने ढंग से की गई थी उन सबको हम जानते हैं कि कैसे एक के बाद एक परतें खुली और जब नौकरियां निकलने शुरू हुई तो बहुत लोगों को नुकसान हुआ उससे। तो यानी सिस्टम पहले ही फ्लॉड हो चुका था, कहीं ना कहीं उसमें दिक्कतें आनी शुरू हो गई थी। किस तरीके से बेरोजगारों को लड़ना पड़ा, तब पता लगा कि यूपीपीएससी में 25-25, 30-30 लाख रुपए देकर भर्तियां होती है। तो इस प्रदेश के अंदर सब कुछ गड़बड़ झाला ही चल रहा था, ये सत्य है। और इसको बहुत उत्तराखंड की जनता जानने लग गई है, समझने लग गई है। और मैं चाहूंगा कि ये सत्यता जिसकी बात कह रहे हैं कि सच मुझे बोल देना चाहिए, उन्हें बोलना चाहिए। लेकिन मैं एक बात उससे जोड़ना चाहूंगा, इस समय जो ईडी का जो राडार जो कैबिनेट मंत्रियों के ऊपर भी आ रहा है, जो नेता जो विपक्ष में रहे उनके ऊपर आ रहा है, यहाँ पर खलबली बहुत गहरे से अंदर बैठ चुकी है। और मुझे लगता है कि हरक सिंह रावत जी ने एक चतुर राजनीतिक के रूप में जो पिछला बाय इलेक्शन हुआ था उसमें वो खुलकर बद्रीनाथ चुनाव में और साथ साथ में जो हरिद्वार में जो बाय इलेक्शन हुआ था, दोनों विधानसभा सीटों पे वो खुलकर आए। और उनके खुलकर आने से भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक नुकसान हुआ और उस राजनीतिक नुकसान की भरपाई भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है केदारनाथ चुनाव में, जो अभी उपचुनाव होने वाले हैं।
और इसके लिए शायद मुझे लगता है कि हरक सिंह रावत जी को साधने की जो कोशिश हो रही है उसी पर ये बयान आया है। ये कहीं ना कहीं उससे जोड़कर देखा जाना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपने बहुत सही बात कही कि थपलियाल साहब ने जो बताया, मुझे लगता है वो मैंने पहले भी कहा था कि दूरदृष्टि के हिसाब से उन्होंने जवाब दे दिया। और देखिए वरिष्ठ हैं, उत्तराखंड की राजनीति को एक लंबे वक्त से समझते आए हैं और जानते हैं कि कौन सा मोहरा कब कहाँ पर चला गया है राजनीति में, इसलिए बहुत सही बात उनकी ओर से कही गई। हालांकि ये भी बात बिल्कुल ठीक है मनोज जी की ये एक पर्दा है, पर्दे के पीछे की चीजें आम जनता समझ भी नहीं पाती है। ये तो हम और आप पत्रकार हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं तो कुछ चीजों से अवगत होते हैं, वरना पर्दे के आगे और पीछे में बहुत डिफरेंस हो जाता है। चलिए ठीक है, अध्यक्ष आरआरपी के हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनकी भी राय जान लेते हैं। शिव प्रसाद सेमवाल साहब हैं, बहुत स्वागत सर आपका भी चर्चा में। शिव प्रसाद जी, ये क्या हो रहा है? 12 घंटे की पूछताछ में ही हरक सिंह रावत के जो सुर हैं वो बदल गए और अचानक से उन्होंने कह दिया कि मेरा मुंह मत खुलवाना वरना बवाल आ जाएगा, और देश की राजनीति में यानी बड़ी बात कह गए। क्या लग रहा है आपको, आखिर क्या था सच? ये बेसिकली जब सबसे पहली बार ईडी ने इनसे पूछताछ की थी तब भी हरक सिंह रावत ने यही बोला था। जब पहली बार ईडी सीबीआई के लोग गए थे तब भी यही बोल रहे थे कि भाई मेरा मुंह खुला तो भूचाल आ जाएगा। अभी जो उन्होंने लेटेस्ट बोला है तो वो उसी की मतलब कॉन्सिक्वेंसेज में बोला है। और बेसिकली क्योंकि ईडी इनसे पूछती कुछ नहीं है, ईडी इनसे क्या करती है, बोलेगी तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पापा का नाम क्या है, तुम्हारा गांव कहाँ है, फिर लेकिन एक सवाल पूछेंगे तुम्हारे पापा का नाम क्या है, ये है, फिर वो आधा घंटे के लिए बाहर चले जाएंगे, फिर पौन घंटे बाद आएंगे तुम्हारा गांव कहाँ है, बोले अच्छा, फिर आधा पौन घंटे के लिए बाद फिर बाहर चले जाएंगे, फिर कोई दूसरा अफसर आएगा, फिर बोलेंगे अच्छा तुम पहली बार मंत्री कब बने, फिर आधा पौन घंटे के लिए फिर बाहर चले जाएंगे, फिर आएंगे। ये क्या है? ये मेंटल टॉर्चर है कि बिठा के रखो 10-12 घंटे तक, एक सवाल पूछो फिर 1 घंटे बाद आओ वापस। आदमी इसी से टूटता है, ये इनकी स्ट्रेटेजी है बेसिकली। और अगर इस पे थोड़ा सा इसकी तह में जाएं कि ऐसा कौन सा काम है कि मुंह खुला तो दिल्ली तक भूचाल आ जाएगा, कौन सा काम है भाई? इनके पास मंत्रालय क्या रहे, पहले इस पे इसका एनालिसिस कर लिया जाए। जो पैसा आता है मंत्रालयों से वाया किसके आता है, इस पे थोड़ा सा अगर हम जाएं तो फिर पूरी सुई आके अटक जाती है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज दिल्ली से आई है कि जो कैश में आई है और जिसमें सेंटर के नेता शामिल हैं, और अगर इन्होंने कुछ बोल दिया तो मतलब भूचाल आ जाएगा का मतलब सीधे सीधे अगर इस सारी डॉट्स को कनेक्ट किया जाए तो सीधे सा पता लगता है कि भाई जब तख्ता पलट हो रहा था 2016 में और तब जो विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग हुई उस दौरान जो इनको कैश में लेन देन हुआ, तो मतलब वैसे तो हरक सिंह रावत जी पे शुरू से ही निशाने पे हैं ये, तो ऐसा तो कोई बच्चा भी नहीं होगा, मतलब बहुत साधारण आदमी भी होगा कि जो पहली रेट पड़ते ही अपना पैसा इधर उधर जहां उसे लगाना है, जहां कोई ढूंढ भी नहीं सकता वहां आराम से ही लगा सकते हैं। 10 तरीके के फंड मैनेजर होते हैं सभी के। जाहिर सी बात है कि अगर हरक सिंह के पास भी आज की डेट में ना तो कोई कैश पेमेंट होगा, ना कोई इनके नाम पे कोई संपत्ति उस तरीके से होगी, ठीक है। लेकिन अगर मुंह खुलवाने वाली बात है तो फिर ऐसा ही है, अगर कुछ निकल के आया भी कि साहब ये 10 करोड़ रुपए की संपत्ति है, 5 करोड़ की है, तो हरक सिंह रावत बोल सकते हैं कि भैया ये 20 करोड़ रुपए फलाने ने दिए थे उस समय, और जाके पूछवा लो, इनके पास भी एविडेंस होंगे ही। उस दौरान जो तमाम तरीके के स्टिंग आए थे हरक सिंह रावत जी के बेडरूम के भी, हरक सिंह रावत के द्वारा दूसरे नेताओं के बात करते हुए भी, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें भी हरक सिंह रावत के पास भी अपने उसमें सेव होंगी, कुछ ना कुछ व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग, कुछ ना कुछ चैट, कुछ ना कुछ मौकाए वारदात के गवाह, कुछ ना कुछ कनेक्टिंग चीजें कि वो बता सकते हैं कि भाई इतने का कैश आया था और ये जो भी तुम मेरी अवैध संपत्ति, आय से अधिक संपत्ति, भाई विजिलेंस हो, ईडी हो, सीबीआई हो, कोई भी हो, ये फाइनली आदमी को घेरती है आय से अधिक संपत्ति में, इसके अलावा और ये कुछ नहीं पता लगा सकते। नहीं सर, उनके बयानों पर अगर नजर डालें तो ये बड़ी बात है। चलिए ठीक है, वो आपका एक मामला चल रहा है, आपसे पूछताछ करेगी, ऐसा नहीं है कि पलट पे ले जाती है सुई, तख्ता पलट पे ले जाती है और तख्ता पलट में जो कैश का लेन देन हुआ है उसी पे ले जाती है। ठीक है। और मुझे भी ये लगता है कि आने वाले समय में ये केवल हरक सिंह रावत भी नहीं चाहते होंगे कि मतलब तार को उतना ही खींचा जाए ना कि जितने में वो बजे, टूटे ना। तो हरीश रावत ये जो हरक सिंह रावत ये भी बज रहे हैं, तो इतना ध्यान ईडी, सीबीआई, भाजपा को भी है, आईटी, एसआईटी सेल को भी है कि तार कितनी खींचनी है। बस ये सियासत के यही सुर हैं जो बजते रहेंगे। इससे आगे उन्होंने बता दिया, उन्होंने कहा भैया ये मेरी पीड़ा में इतना ही तक खिंचने में सही स्वर निकलते हैं, इससे यानी जो आप यही कह रहे हैं ना कि जो मैसेज भेजना चाहते थे, जो संदेश भेजना चाहते थे, जिस तक भेजना चाहते थे वो पहुंच चुका है। अब एक्शन क्या होगा दोनों ही बीजेपी या कांग्रेस की ओर से, वो बता देगा कि आखिर क्या वजह थी कि हरक सिंह रावत ने ये तीर छोड़ा। चलिए ठीक है,
प्रूफ करके दिखाए कि झूठ है, हाँ, कि भैया ठीक ये है। कैश का लेन देन है जो 2016 में है, इशारा करने की भी जरूरत नहीं, हम तो डायरेक्ट बोल रहे हैं। चलिए आप ठीक है, इसके अलावा कोई ठीक है। दूसरा अब पॉइंट बीजेपी कनेक्ट से करके बता बीजेपी से दीजिए मुझे कोई प्रतिक्रिया भी। लेते हैं। शिव प्रसाद जी, अब बीजेपी को सुन लेते हैं। लक्ष्मी जी हमारे साथ में हैं। लक्ष्मी जी, अभी देखिए थपलियाल साहब की बात अगर आपने ध्यान से सुनी हो तो बिल्कुल साफ है कि उनका मैसेज क्या था, किसको था और कहां से मामला शुरू होता है। हरक सिंह रावत राजनीति के बड़े मंझे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं। भले ही उनका राजनीतिक करियर उनके बयानों के चलते, उनके बड़बोलेपन के चलते आगे पीछे रहता है, लेकिन वो एक बड़ा नाम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है और इसके बाद ये अटकलें लगाई जानी शुरू हो चुकी हैं कि उनकी वापसी हो सकती है, तो ये क्या कुछ कह रहा है? मैम, ये वही हरक सिंह रावत हैं जिनको बीजेपी ने निष्कासित कर दिया था। देखिए गरिमा जी, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि हरक सिंह रावत जी अक्सर बयान देते हैं, उनके बयानों जो है वो चर्चा का विषय बनते हैं। हाँ। अभी मैं सेमवाल जी को भी सुन रही थी, ये कोई उनका पहला नहीं, इससे पहले भी जब ईडीसीबीआई की उनके पहली हुई थी तभी भी उन्होंने कहा था कि मेरा मुंह खुला या मुझे ज्यादा परेशान न किया जाए। तो इस तरह की बात है। अब देखिए, अगर किसी भी नेता पे आरोप लगते हैं तो आरोप की जांच तो होगी, और जांच होगी तो इसमें कोई ये नहीं कि भाजपा सरकार, चाहे भाजपा की हो, कांग्रेस या किसी भी दल की, जिस भी अरे नेता हम पे तो आरोप उस लगेगा पर उसकी भी जांच बात तो नहीं होगी। कर रहे हैं। चलिए देखिए, अगर वो ईडी की कार्रवाई पर बोल रहे होते तो वहां तक ठीक था। उन्होंने तो कह दिया ना, मेरा मुंह खुला तो फिर दिल्ली तक बवाल हो जाएगा, भूचाल आ जाएगा। तो दिल्ली में कौन बैठा है? गरिमा जी, हमने कहा ना, हम ईडी की कार्रवाई पर भी बात नहीं कर रहे, हम उस पर भी बात नहीं कर रहे। उनके इस बयान के मायने बहुत अलग है मैम। अगर आप राजनीतिक प्रवक्ता हैं, आप उस लिहाज से आप बताएं तो। नहीं, मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा ना कि हमें कोई डर नहीं। वो अपनी पार्टी को कटघरे में जिस तरह से खड़ा कर रहे हैं, हो सकता है उनके कोई बड़े बड़े राज हों। मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम करती है और हमें कोई डर नहीं है। डरे वो जिसके दामन, हम लोग पाक साफ है तो डरेगा वो जिसके दामन में दाग होगा। तो हमें कोई डर नहीं। हम तो कह रहे हैं कि हरक सिंह जी रावत कल मुंह खोलने वाले आज मुंह खोल लें, ताकि लोगों जनता के बीच में पर्दाफाश हो जाए। जो कौतूहल बना हुआ है लोगों में कि वो कौन से राज है, कौन सी बात है, तो लोगों के सामने आए खुल के। क्योंकि देखिए, राजनीति में एक जो प्रश्न चिन्ह है, अगर वो नहीं भी खोलेंगे तब भी एक प्रश्न चिन्ह है कि वो कौन सी बातें हैं जो उन्होंने अपने मन में दबाई हुई हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रश्न उठता है, तो इसको साफ साफ लेना चाहिए। अभी मैं कांग्रेस प्रवक्ता का भी एक बात का जवाब देना चाहूंगी। वो अभी काफी आरोप लगा रहे थे भारतीय जनता पार्टी में, तो मैं हिंदवान जी से बताना चाहूंगी कि आप भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में यही डिफरेंस है कि कांग्रेस के टाइम के में जब जो इशू होते थे वो दबा दिए जाते थे, चाहे वो महिला सुरक्षा को लेकर, चाहे वो अन्य चीजों को लेकर, वो दबा दिए जाते थे। आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता, चाहे वो आप तंदूर कांड से देख लीजिए, चाहे तमाम नारी निकेतन का कांड देख लीजिए, दबा दे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कम से कम जो भी इशू होते हैं उस पर कार्रवाई होती है, जो भी दोषी होते हैं उसको उसकी जगह पे पहुंचाया जाता है। तो जी ठीक है, चलिए ठीक है, आप सुन लेते हैं गिरिराज जी को, सुन लेते हैं। गिरिराज जी देखिए, आप अभी मैंने लक्ष्मी जी से सवाल पूछा, वो सिर्फ हरीश रावत वाली बात को पकड़ रही हैं। हरक सिंह रावत ने अपने बयान में जो बातें कही, हरीश रावत को घेरना वो एक अलग मुद्दा हो गया कि आखिर हरीश रावत को खुद की पार्टी में होते हुए कैसे पकड़ा, और दूसरा दिल्ली तक बवाल आ जाएगा, इस बात के अलग मायने। थपलियाल साहब ने आज पूरी डिबेट में उनके बयान को सबसे बेहतर तरीके से समझाया। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस अपने मतलब की बात पकड़ रहे हैं। अभी कांग्रेस से मैं पूछूंगी तो वो सिर्फ दिल्ली वालों के राज की बात कर देंगे। सर आप बोलिए ना, आप हरीश रावत पर बोलिए ना। ठीक है, वो दिल्ली वालों पर बवाल कर देंगे, वो जानते हैं कई सारे राज बीजेपी के, पहले बीजेपी में रहे, बड़ा स्वाभाविक है कि वो जानते होंगे। उत्तराखंड की राजनीति के वो पुराने खिलाड़ी हैं, जानते होंगे। लेकिन हरीश रावत के बारे में बोलना पड़ गया, ऐसा क्या हो गया? अगर ईडी की कार्रवाई से भी डर रहे थे तो बीजेपी के लिए बोलते ना, बीजेपी के नेताओं पर घेरते। हरीश रावत को कटघरे में क्यों खड़ा कर दिया? उस शराब ब्रांड का नाम कैसे आ गया? देखिए गरिमा जी, हाँ, मैं अभी मनोज जी को भी, मनोज ध्यानी जी को भी मैंने सुना, उनका बड़ा सम्मान मैं करता हूँ, बहुत अच्छा विश्लेषण उनका होता है। थपलियाल जी को भी मैंने सुना। एक बात जो कॉमन मुझे लगी, एक बात उन्होंने रखी कि डॉक्टर हरक सिंह रावत को साधने की कोशिश भाजपा कर रही है। अब गरिमा जी, एक बात मैं रखना चाहूंगा, मेरी इस बीच में डॉक्टर हरक सिंह रावत जी से बात भी हुई है। डॉक्टर हरक सिंह रावत कांग्रेस पार्टी के लिए एक डिवोटी के रूप में है। अब सुनिएगा, वो सींचने का काम इस समय पार्टी को कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को। तो ये तो हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि कोई भी कोशिश करे साधने की, कितना भी उनको प्रताड़ना देने की कोशिश करे, भाजपा प्रताड़ित करने की कोशिश करे, वो कांग्रेस में बने रहेंगे। ये आप सुनिएगा, ये निश्चित है। ये बात वाकई में डंके की चोट पे कह सकता हूं गरिमा जी।
अब बात जो है, अभी आपने हरीश रावत जी वाली बात रखी, अगर उन्होंने बात रखी है अपनी तरफ से, डॉक्टर हरक सिंह रावत ने, पर्सनल क्लासेस भी होते हैं निश्चित रूप से, आप ये मानोगे आप कि गरिमा जी जब भी सरकार थी, सरकार से वो लोग बाहर भी गए, वाकई भाजपा में गए, वो पूरा लगभग 7 और 8 मेंबर्स जो भी उसमें निकले, वो भी लीडरशिप थी, टॉप लीडरशिप थी अपनी कांग्रेस की। उस बीच में जो भी पर्सनल उनके क्लासेस थे, अब गरिमा जी अगर सवाल बनता है, अगर उन्होंने टेक्निकली, प्रीतम सिंह जी का भी अभी बयान आ गया, हमारे वरिष्ठ हमारे नेता हैं, वो भी अपनी तरफ से अपनी बात रख चुके हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं, ये भटकाने की कोशिश न की जाए जो अभी स्थिति है गरिमा जी। अभी अगर वाकई बात ये हो रही है कि इस समय ईडी का दुरुपयोग सरकार कर रही है, डॉक्टर हरक सिंह रावत बार बार चिल्ला के बात कह रहे हैं कि मैं जांच से नहीं डर रहा हूं भाई, अगर मैं कहीं दोषी हूं तो वाकई मुझे सजा मिले, ठीक है, लेकिन आप किसी को निशाने पे लेके और विपक्ष के नेताओं को निशाने पे लिया जा रहा है। ये बात देखिए, मैंने पहले ही कहा था, मैंने पहले थपलियाल साहब या बाकी के मेहमान भी सुन रहे हैं, सुनिए गिरिराज जी सुन लीजिए, अब सुनिएगा, आप सुनिएगा पहले। मैंने पहले ही कहा था कि आप अपने मतलब की बात पकड़ेंगे, लक्ष्मी जी ने अपने मतलब की बात पकड़ी थी। अरे ईडी की कार्यवाही को छोड़ दीजिए ना, हरीश रावत पर क्यों बोले, मुझे इस पर जवाब चाहिए आपसे। गरिमा जी भाई ईडी की एक्शन करा रहे हैं, वो मुद्दा ही नहीं है ना। आप ये सुनिएगा, हाँ सुन रहे हैं। एक बात मैं और गरिमा जी रखना चाहूंगा इस विषय पे अगर वाकई वर्जन जो है डॉक्टर हरक सिंह रावत का लिया जाए, वर्जन अगर हरीश रावत जी का लिया जाए, तो निश्चित रूप से वो उचित होगा। एज ए स्पोक्स पर्सन पार्टी, मैं आज ये बात जरूर रखना चाहूंगा कि पार्टी के डिवोटी के रूप में डॉक्टर हरक सिंह रावत इस समय पार्टी के साथ खड़े हैं, वो पार्टी में बने रहेंगे, इस बात की गारंटी मैं आपको दूंगा। तो सर आपकी पार्टी के फिलहाल सबसे बड़े नेता तो हरीश रावत ही थे, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी में बड़े नेताओं की सूची में शुमार तो हरीश रावत का नाम है। एक बात मैंने रखी है, तो फिर ये कैसा पार्टी में नेताओं के बीच में सामंजस्य है कि एक दूसरे के बारे में ही घेरेंगे आप। सुनिएगा, मैं कह रहा हूं उस बात पे भी गरिमा जी, उस बात पे भी आ रहा हूं कि अगर वाकई उनको हरीश रावत जी की जब प्रेजेंस थी, वो मुखिया थे प्रदेश के 12 और 17 के बीच में, अगर कुछ क्लासेस थे, कुछ परेशानियां थी, और उन्होंने वो बात वाकई अगर आके कई चीजें भावनात्मक भी, कई बातें होती है, कभी कभी आदमी इमोशनल भी होता है, कुछ बातें बोल जाता है, अगर उन्होंने वो बात रखी है, कुछ आपस में कोई क्लासेस थे, तो वो आज पार्टी में बने हुए हैं, पार्टी के एक वरिष्ठतम नेता हैं डॉक्टर हरक सिंह रावत। नहीं तो आपको लग रहा है कि मतलब इमोशनल मोमेंट अगर किसी का है, कोई भावुक है, तो कोई अपनी सर ये राजनीति है सर। मैंने तो कभी नहीं सुना एक ही पार्टी के दो नेताओं को जब तक कि अंतर कलह ना रही हो, कोई गुटबाजी ना रही हो, और कांग्रेस तो उससे बड़ी प्रताड़ित और पीड़ित है, और आप कह रहे हैं कि भावुक होता है, उस दौरान इंसान इस तरीके का बयान दे देता है। सर ये बड़ी हल्की बात है गरिमा जी। हाँ, अगर वाकई पूरा क्लेरिफिकेशन चाहिए, पूरा स्पष्टीकरण आपको चाहिए, तो डॉक्टर हरक सिंह रावत जी का वर्जन लेना चाहिए कि वाकई के मूल में क्या है, वो बताएंगे, उसमें कहीं दो राय नहीं। हरीश रावत जी का वर्जन भी आप ले सकते हैं, लेकिन आज जो स्थिति है, बार बार मैं कह रहा हूं आपसे कि वाकई अगर जो आज कांग्रेस पार्टी जो है विपक्ष के रूप में है, हमारे 20 असेंबली में इस समय डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं विधायक गण, आज अगर मुख्य जो फोकस इस समय होना चाहिए, वो फोकस वाकई भाजपा का इस समय जो 2.5 वर्ष का जो कार्यकाल बचा हुआ है, अगर कांग्रेस पार्टी वाकई मुखर होके पर्वतीय क्षेत्र की अगर बात करती है कि पृथक राज्य जो मांगे गया था गरिमा जी, उसके मूल में जो अवधारणा थी वो ये थी कि आखिरी पायदान पे जो ग्रामीण बैठा हुआ है पर्वतीय क्षेत्र में, उस तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचे, उस तक हेल्थ फैसिलिटीज पहुंचे, उस तक उसके बच्चे को अच्छा एजुकेशन मिले। देखिए ठीक है, ये सारी बातें ठीक है, ये सारी आप अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन आज मुद्दा कुछ और था। आज हरक सिंह रावत ने जिस तरीके से सबको घेर लिया और असहज दोनों को ही कर दिया, चाहे उनकी वो जो पूर्व पार्टी थी बीजेपी और चाहे अभी वर्तमान में कांग्रेस में, क्योंकि सबको लपेटे में ले गए हरक जी। ये बड़ी बात थी ना कि आखिर जो भी बातें कही गई वो किस लिहाज से कही गई, कौन से राज हैं। हर व्यक्ति अपने अपने मतलब की बात पकड़ रहा है। बीजेपी वालों से पूछिए तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भाई ठीक है, हमें कोई वो नहीं है, ईडी की कार्रवाई तो होगी। अरे ईडी की कार्रवाई भी मुद्दा नहीं था, ईडी की कार्रवाई मुद्दा था तो भाई बीजेपी वाले जवाब दें, लेकिन हरीश रावत पर कांग्रेस बोलने को तैयार नहीं है। एक चीज आप मुझे बताएंगे अभी, हाँ,
आप बहुत फेयर एंकर हैं, सुनिएगा गरिमा जी, आप बहुत फेयर एंकर हैं। वाकई इतनी ट्रांसपेरेंट और इतनी बैलेंस्ड आप होती हैं, जब मैं सुनता हूं आपको तो वाकई आपको अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, अप्रिसिएशन। लेकिन गरिमा जी, आपने जो मुझे सुना, इंटेंशन और समय जो है, मैंने जो दो बातें आपके बीच में रखी, वाकई आप अपनी टिप्पणी इस पे दे दीजिए कि वाकई जो इस समय देखिए सर, राजनीतिक विश्लेषक ध्यानी जी को आपने सुन लिया, थपलियाल जी को सुन लिया, मैं बीजेपी कांग्रेस से आगे इतर बढ़ रही तो एक अलग वर्जन निकल कर आ रहा है ना। ठीक है, हरीश रावत ने बयान दिया, ये उनका अपने वर्जन तो ऐसा नहीं है। अब उसमें राजनीति में हमने ये भी तो देखा है ना कि कहकर पलट जाना कोई नई बात नहीं है। आज हरक रावत बदल जाएंगे तो इसमें कोई नई बात नहीं हो जाएगी। हरक सिंह रावत ने पहले भी ऐसे ही बयान दिए हैं, जब वो बीजेपी में थे तभी भी इसी वजह से निष्कासित भी किए गए थे। उन्होंने कह दिया था कि मुझे मेरे क्षेत्र का विकास नहीं करने दिया जा रहा। यूनिवर्सिटी वाला मुद्दा हम भूले नहीं है। हरक सिंह रावत को लेकर राजनीति कितनी हुई है सर, ये कोई नया नहीं है। और उनसे जुड़े मुद्दे मैंने देखे, जो आज एटीट्यूड कांग्रेस में है ठीक वैसा ही बीजेपी में भी हमने देखा था। चलिए खैर, वक्त की कमी, हमें अपनी चर्चा को यहाँ पर रोकना पड़ रहा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम बातचीत के लिए। तो हरक का भौकाल और मुंह खोला तो भूचाल, ये मुद्दा आज जिस पर हम बात कर रहे थे। लेकिन बड़ी बात यह कि आखिर हरक सिंह रावत के मन में ऐसे कौन से राज हैं जो दफन है, जो अगर खुले तो राजनीति में बवाल आ जाएगा। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।